अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु इला आख़िरी। लब्बैक या अक़सा लब्बैक या अक़सा लब्बैक या अक़सा। तमाम हाज़िरीन को अस्सलामु अलैकुम। आज ये मेरी प्रेज़ेंटेशन जो है एक 2 इश्यूज़ के ऊपर है, जो सोशल मीडिया पर वॉर प्रोपेगेंडा का बड़ा हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे। जस्ट फॉर रिकॉर्ड मैं इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो इज़राइली एडल्ट्स हैं, क्या वो सिविलियंस हैं? पहला मेरा इश्यू ये है और दूसरा इश्यू ये है कि आर्म्ड स्ट्रगल कितना वैलिड है, कितना लीगली एक्सेप्टेबल है अक्रॉस द ग्लोब। इस पर मैं चंद बातें करूँगा बहुत शॉर्ट में इंशाल्लाह। इजरायली सिविलियंस, ये टर्म बार बार यूज की जा रही है, आप सोशल मीडिया पर देखें। 1000 इजरायली सिविलियन को स्लॉटर कर दिया गया। ये एम्बेसडर है इसराइल में किसी कंट्री की, शायद यूएस की गालिबन, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा, इसराइल ने इसे रीट्वीट किया है। उसके अलावा एक बड़ा मीडिया हाउस से ये बंदा ताल्लुक रखता है, ट्रे इसका नाम है। ये बंदा भी बार बार एक टर्म यूज कर रहा है, इजरायली सिविलियन। और भी आप अगर देखेंगे तो इस तरह जो अच्छी खासी रीच रखने वाले ट्वीट्स हैं, मैंने उनको यहाँ पर दिखाया, ये दिखाने के लिए कि बड़े मास लेवल पे एक वर्ड बोला जा रहा है, इजरायली सिविलियन। नो डाउट सिविलियंस आर सिविलियंस, वो हर जगह है, लेकिन ये जो बार बार एज अ प्रोपोगेंडा यूज किया जा रहा है कि सिविलियंस सिविलियंस, अब ये थोड़ा समझने की जरूरत है हमें कि एक्चुअली सिविलियन क्या है, कौन है। और इसी प्रोपोगेंडा में एक बात और बताई गई कि पैलेस्टीनियंस ने जब अटैक किया, रेजिस्टेंस ग्रुप ने जब अटैक किया है, तो बच्चों को कत्ल किया गया। और ये बार बार बावर करवाने की कोशिश की गई कि गोया पैलेस्टीनियंस इसराइल में घुस करके औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को निशाना बना रहे हैं, कमजोर को निशाना बना रहे हैं। जबकि बरक्स हकीकत है इसके। जब हम सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट रिपोर्ट्स आ रही हैं और क्लियर होती जा रही है सिचुएशंस। आप अगर गौर से देखेंगे, अच्छा ये स्टोरी जिसके हवाले से लिखी, मैं चाहता हूं जरा इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो बच्चों वाली कहानी है, ये इस बेल ट्रू नाम की रिपोर्टर के हवाले से लिखी गई। ये वो पहली रिपोर्टर थी जिसने ग्राउंड पर खड़े होकर कहा कि भाई शायद बच्चों को कत्ल कर दिया गया है, 40 बच्चों को, और खास करके उनकी गर्दन काट दी गई, गर्दन उड़ा दी गई, जिस्म से उनके सर को, हेड को अलग कर दिया गया। आप देखिए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस बात को बड़े प्रोमिनेंटली लिखा है, 40 बेबीज मर्डर, और इस तरह से हमास कट थ्रोट्स ऑफ बेबीज। आप नोटिस करेंगे, जूम करके देख सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लूंगा। बड़े बड़े अखबार में पहली पेज की पहली हेडिंग्स पर 40 बच्चों का जिक्र आया। अब ये क्या था? ये प्रोपेगेंडा, इसको मीडिया वॉर कह लें या कुछ भी कह लें, इसको एज अ प्रोपेगेंडा यूज किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली वही रिपोर्टर बाद में बाहर आती है और अपने ट्वीट में क्या कहती है, जरा उसको भी गौर कर लिया जाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियरिफाई दैट आई डिड नॉट ट्वीट 40 बेबीज हैड बीन beheaded। मैंने ये ट्वीट नहीं किया था कि 40 बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं या उनके सर काट दिए गए। आई ट्वीटेड दैट फॉरेन मीडिया हैड बीन टोल्ड women and children had been decapitated but we had not been shown bodies। मैंने ये ट्वीट किया था कि हमें बताया गया है लेकिन हमें बॉडीज नहीं दिखाई गई। यानी आप कह सकते हैं कि बिना सब्सटेंशियल प्रूफ के उन्होंने सिर्फ क्लेम किया था और इसको इस रिपोर्टर ने ट्वीट किया था। Which was my response to the report which had gone viral about 40 babies। और ये रिपोर्ट वायरल हो गई। जाहिर है कि ये बच्चों को कत्ल करने की खबर ऐसी सेंसिटाइज्ड होती है कि बहुत ज्यादा लोगों को अपील करती है कि यार इतने जालिम लोग हैं, इतना जुल्म कर दिया। आई रियलाइज द वे माई ट्वीट वॉज रिटन वॉज टू शॉर्ट टू एक्सप्लेन द फुल कॉन्टेक्स्ट। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा ट्वीट बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ। सो आई डिलीटेड इट। उस बंदी ने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। माई हेडलाइन ऑफ माई स्टोरी रेफरेंसेस दैट टॉडलर्स वर किल्ड। मेरी हेडलाइन थी कि बच्चों को कत्ल कर दिया गया और इसको उठाया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया, दुनिया भर के अखबारों में छाप दिया गया, जबकि उसको रिपोर्ट करने वाली रिपोर्टर ही इस बात का इनकार कर देती है कि रिपोर्टिंग सही से नहीं हुई, क्रेडेंशियल नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं, इस तरह से पूरा एक नैरेटिव सेट किया जाता है। उसी तरह का नैरेटिव है कि इसराइल में सिविलियंस को मारा जा रहा है, 1000 सिविलियन मार दिए गए।
और अगर आप इस गौर से इस ट्वीट को देखेंगे जो यूके के एफिलिएटेड अकाउंट ने किया है कि यहां पर अल्लाहू अकबर हमास टेररिस्ट चैंट्स व्हाइल अटैकिंग सिविलियंस, जबकि क्लियरली वीडियो में उनके सिविलियन को नहीं, उनके फौजी को अटैक कर रहे हैं वहां के जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, और इसको सिविलियन कहा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है, उसकी एक वजह है, क्योंकि हम जो सिविलियंस हैं इसराइल में और जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं या फोर्सेस हैं उनके बीच बहुत शॉर्ट डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, और उसकी एक वजह है। लेट मी शो यू अ लॉ, डिफेंस सर्विस लॉ 1986 इसराइल का है। आप जूइश वर्चुअल लाइब्रेरी पर जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। इसका एक हिस्सा है जिसको मैं जरा इंटरेस्टिंगली कोट करना चाहूंगा, आप जानेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, कि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो एज कैलकुलेशन होती है उसके लिए बड़ा फाइनली लिखा हुआ, दैट कैलकुलेशन ऑफ एज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद जूइश कैलेंडर, नॉट विद ग्रिगोरियन कैलेंडर। जूइश कैलेंडर यूज होगा जिसमें उन्होंने अपने मंथ भी लिखे हैं, फर्स्ट तिशेरी और फर्स्ट निशान, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन का मेथड है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो लॉ है जरा मैं इसको पढ़ देता हूं, मैं इसराइल की एम्बेसी वेबसाइट से ही इस लॉ को कोट करना चाहूंगा, आप इसे जरा गौर से देखें और अंदाजा लगाएं कि किस कदर ये जो सिविलियन सिविलियन की रट है ये कितनी फेक है। गौर से सुनिएगा, द डिफेंस सर्विस लॉ क्या कहता है 1986 का ये लॉ, द अथॉरिटी टू, ये है यहां से रहा, ठीक है, implement it abroad applies to all citizens of state, जो citizens state के हैं उन सब पर लगता है। इसराइल, स्टेट ऑफ इसराइल के जो सिटीजन्स हैं उन सब पर यह लॉ लगेगा, बोथ इन इसराइल एंड अब्रॉड, चाहे वो मुल्क से बाहर रहते हो या मुल्क के अंदर रहते हो। इवन इफ दे हैव अनदर सिटीजनशिप, अगर उनके पास कोई और मुल्क की सिटीजनशिप भी हो तब भी उन पर यह लॉ अप्लाई होगा, अगर उन्होंने दूसरी सिटीजनशिप इसराइल की ली हुई है। इवन इफ दे लिव परमानेंटली अब्रॉड, अगर वो बाहर अब्रॉड परमानेंटली रहते तब भी उन पर यह लॉ लगेगा। इट ऑल्सो अप्लाइज टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ इसराइल, जो इसराइल के परमानेंट रेसिडेंस है, यानी सिटीजन नहीं है, किसी और कंट्री के सिटीजन है लेकिन उस मुल्क में आके रहते हैं, उन पर भी यह लॉ लगेगा। इवन इफ दे आर नॉट इसराइली सिटीजन, इसराइली सिटीजन हो या ना, उन पर भी ये लॉ लगेगा। अब ये क्या है लॉ, ये समझिएगा जरा। द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपल्सरी सर्विस अप्लाइज टू एवरी मैन हु इज फिट टू सर्व बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 29 इंक्लूसिव, यानी 18 साल से 29 साल के बीच में हर मर्द और 26 साल तक की हर औरत को सर्व करना होगा मिलिट्री में। However, a person who is past the age of obligatory compulsory service did not qualify, ठीक है, जो इससे बाहर होगा वो कंपल्सरीली इसके लिए नहीं है। लेकिन अब आप जरा नोटिस करें, दूसरा क्लॉज कहता है एवरी सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इसराइल स्टेट ऑफ इसराइल अपॉन रीचिंग द एज ऑफ 16, इवन इफ ही इज लिविंग or staying abroad for any reason, is obligated by the defense service law to establish his status with Israel Defense Force authorities। 16 साल से ऊपर हर इजरायली सिटीजन चाहे वो मुल्क से बाहर रहता हो, उसे डिफेंस से, उनकी जो डिफेंस फोर्स है उसके साथ अपना स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये उनका लॉ कहता है। अब जरा आप गौर करें, जो सिविलियन की रट लगा रखी है वहां पर कोई भी सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वो कभी भी सिविलियन होता ही नहीं है। वो एक, अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो, मेडिकल केस या कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो, वो एक्सेप्शन है, ऑफ कोर्स है, वो एक आर्म्ड मिलिटेंट ही होता है। तो अगर उन पर अटैक किया जाए इंक्लूडिंग विमेन, वो उन पर कोई रेजिस्टेंस वाला अटैक करता है तो वो अपने कॉलोनाइजर पर अटैक कर रहा है, किसी सिविलियन पर अटैक नहीं कर रहा है। अनलाइक इसराइल जो सिविलियंस पर एक्चुअली अटैक करता है, जब वो अपने प्लेन से बॉम्बिंग करता है, जहां इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग होती है। आप देखें गाजा की पट्टी में क्या हुआ, ये फर्क है पैलेस्टीनियंस के सिविलियंस में, क्योंकि पैलेस्टीनियन का हर सिविलियन उनके हम जो हमास है, हिजबुल्लाह या डिफरेंट जितने पीएलओ वगैरह हैं उनसे एफिलिएटेड नहीं है। लेकिन इसराइल आर्मी से हर इजरायली सिविलियन, बल्कि सॉरी सिटीजन एंड पीआर होल्डर, इवन इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ अनदर नेशनैलिटी,
वो इजरायली आर्मी से एफिलिएटेड है। एक चीज, आई होप ये पहला इशू क्लियर हो गया होगा। दूसरा इशू ये है कि आर्म्ड स्ट्रगल कितना लेजिटिमेट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक शेर किसी जमाने में किसी ने कहा था, उसका एक मिसरा था कि मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। इसका पहला मिसरा अगर किसी को याद हो तो मुझे याद दिलाए, मुझे जहन में नहीं आ रहा है। तो मैं ये आपके सामने जाहिर करने के लिए कि आर्म्ड स्ट्रगल, हथियार लेके अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ना कितना सही या कितना गलत, ये दूसरा नैरेटिव है जो सोशल मीडिया पर पैलेस्टीनियंस के खिलाफ चलाया जा रहा है, और इसको डिबंक करना जरूरी है, और जरूरी है कि हमारे लोग जो नहीं जानते वो जाने इसको। मैं आपके सामने अल जजीरा की एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहता हूं, पैलेस्टीनियंस हैव अ लीगल राइट टू आर्म्ड स्ट्रगल। ये एक आर्टिकल है जिसे लिखा है स्टैनली कोहेन ने। स्टैनली कोहेन के बारे में बस एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, आई होप बाकी आप पढ़ लेंगे पॉज करके। स्टैनली कोहेन खुद ज्यू हैं और यूएस में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काफी काम किया है और पेशे से वकील हैं, और बड़े बड़े ऐसे केसेस को हैंडल करते रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी एनजीओज रही हैं जो टेररिज्म के नाम पे सताई गई हैं, तो उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई है, उनके लिए मुकदमे लड़े हैं। आइए जरा उनके आर्टिकल के कुछ हिस्से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि खुद जो पढ़े लिखे ज्यूज हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, जिन्हें वाकई लॉ का पता है, जो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है, जो मीडिया वॉर का हिस्सा नहीं है। उनके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखूंगा, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा क्या वो कहते हैं। स्टैनली कहते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन हैव बीन expressly embraced through the adaptation of additional protocol I to the Geneva Convention of 1949। इसको आप रिपोर्ट में देख भी सकते हैं, इसका रेफरेंसिंग की हुई इन्होंने। एज अ प्रोटेक्टेड एंड एसेंशियल राइट ऑफ ऑक्यूपाइड पीपल एवरीवेयर। वो कहते हैं, अगर जो उर्दू वाले हमारे भाई हों उनके लिए मैं तर्जुमा कर देता हूं, वो कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो जेनेवा कन्वेंशन 1949 के अंदर पास किया गया, उसने क्लियरली मेंशन किया है नेशनल लिबरेशन, यानी अपनी कौम की आजादी के लिए, अपने मुल्क की आजादी के लिए वॉर को कबूल किया गया कि आप जंग छेड़ सकते हैं अपनी मुल्क की आजादी के लिए। और इसको जेनेवा कन्वेंशन 1948 में इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी मिली है। और कैसी एक्सेप्टेबिलिटी मिली है? प्रोटेक्टेड एंड एसेंशियल राइट्स के अंदर इसको काउंट किया गया। जैसे राइट टू लिव है, राइट टू फूड है, राइट टू सिक्योरिटी है, राइट टू डिग्निटी है, इसी तरह राइट टू रिलीजन है, उसी तरह राइट टू नेशनल फ्रीडम एक्सेप्ट किया गया है, और ये प्रोटेक्टेड लॉ है। प्रोटेक्टेड से मुराद यह किसी दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तीसरा इंटरवीन कर सकता है, ये प्रोटेक्टेड लॉज है। इसके आगे का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको और अंदाजा हो जाए। वो कहते हैं कि अर्ली 1974 के अंदर जब इसमें कुछ और तरमीम हुई और रेजोल्यूशन 3314 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब पास हुआ, तो वो ये कहता है कि एनी मिलिट्री ऑक्यूपेशन हाउ एवर टेम्परेरी, यानी किसी मुल्क पर कोई कब्जा चाहे वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो, वो इलीगल है। इसको क्लियरली इलीगल करार दिया जा चुका है इंटरनेशनली। और आप सबने वो नक्शे देखे होंगे, मुझे बहुत ज्यादा उस पर जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह इजराइल के इलीगली ऑक्यूपाइड स्टेट ने पैलेस्टीन की तकरीबन करीब करीब सारी, तकरीबन मुझे जितना याद आ रहा है शायद 13 या 14% छोड़ के बाकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसके आगे वो क्या कहते हैं स्टैनली, जरा इस पर भी गौर कीजिए। इन रिलेवेंट पार्ट द रेजोल्यूशन नॉट ओनली वेंट ऑन टू अफर्म द राइट, अब रेजोल्यूशन क्या कहता है, टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल फोर्सिबली डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट, यानी अपने ऊपर अपनी हुकूमत कायम करना, आजादी और खुद मुख्तारी के लिए, और जिन लोगों को जबरदस्ती उनके इलाकों से निकाला गया है या उनके हुकूक से बेदखल कर दिया गया है, particularly people under colonial and racist regimes, और खास करके वो इलाके जो कॉलोनियल यानी बाहर से आए हुए लोगों की गिरफ्त में आ गए हैं, या रेसिस्ट रिजीम्स यानी वो हुकूमतें जो उनके खिलाफ रेसिज्म करती हैं, भेदभाव करती हैं, हिंदी में, उर्दू शायद मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, और अदर फॉर्म्स ऑफ एलियन डोमिनेशन, यानी बाहर की हुकूमतें अगर आपके ऊपर हुकूमत कायम करती हैं और आपकी आजादी
खुद मुख्तारी, सेल्फ डिटर्मिनेशन को खत्म करती हैं और ताकत से खत्म करती हैं। तो फिर राइट टू एक सेकेंड, डिटर्मिनेशन, बट नोटेड द राइट of the occupied to struggle and to seek and receive support in that effort। और ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 3314 रेजोल्यूशन वो कहता है कि ये उनको राइट है कि वो स्ट्रगल करें और बाहर से मदद ले भी और रिसीव भी करें। अब आप सोचिए, उन पर ही सारे सैंक्शंस लगा रखे हुए हैं, जबकि उनका पूरा पूरा हक है कि वो बाहर से ये मदद लें। द टर्म अच्छा, मैं और कुछ इससे आगे पढ़ दूं ताकि बहुत ज्यादा बोरियत ना हो जाए। अब ये सवाल उठता है कि क्या इजराइल ने ऑक्यूपेशन किया हुआ है? तो बहुत क्लियरली उसी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में क्लियरली मेंशन है, द एक्सपेंशन एक्टिविटीज ऑफ इजराइल इन मिडिल ईस्ट एंड द कंटिन्यूअल बॉम्बिंग ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस which constitute a serious obstacle to the realization of self-determination and independence of Palestinian people। बहुत क्लियरली यूएन ने एक्सेप्ट किया है कि इजराइल जो एक्सपेंशन कर रहा है ये ऑक्यूपेशन है और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन जो पैलेस्टीनियन का है उसको छीनता है, और जिसके लिए उनको ये राइट है कि वो आर्म्ड स्ट्रगल कर सकते हैं उनके खिलाफ। ये जरा इसको जहन में रखिएगा, जो टेररिस्ट बार बार कहा जा रहा है पैलेस्टीनियंस को, उसके लिए जहन में होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, ये तो वो बात हो गई कि जब लॉ बन गया और पैलेस्टीनियंस ने किया, लेकिन ये लॉ पास होने के तकरीबन 70 साल पहले, क्योंकि 1974 के अंदर ये बात पास हुई है, लेकिन 1920 के बाद से लेकर 25 तक और 26 तक ये हरकत खुद ज्यूज करते हुए आए और उसी पैलेस्टीन की जमीन पर। क्योंकि हुआ यह था, जंग आजादी के बाद जो फिलिस्तीन का हिस्सा है वहां पर कॉलोनियल यूरोपियंस का कब्जा था, जैसे हिंदुस्तान में था वैसे उन्होंने वहां कर रखा था। उसके लिए खुद इनके जो टेरर ग्रुप्स थे उन्होंने क्या किया, उसके बारे में खुद स्टैनली क्या लिखते हैं, Indeed, a full 50 years before the UN spoke of the right of armed struggle as a vehicle of indigenous liberation, European Zionists illegally co-opted the concept as the Irgun, Lehi, and other terrorist groups undertook a decades-long reign of deadly mayhem। इन्होंने खुद इस लॉ के पास होने के 50 साल पहले इनके जो टेरर ग्रुप थे, जिनका नाम इरगम है, लेही है और बहुत सारे अलग अलग थे, उन्होंने ये सारे तरीके इस्तेमाल किए। और किस नाम पर? कि हम अपने मुल्क को आजाद करवा रहे हैं, उस फिलिस्तीन को आजाद करवा रहे हैं जहां ये खुद बाहर से आए। ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इस टाइम में इन्होंने क्या क्या किया? दे स्लॉटर्ड नॉट ओनली पैलेस्टीनियंस ऑफ इंडिजिनस थाउजेंड्स ऑफ इंडिजिनस पैलेस्टीनियंस, बट टारगेट, इन्होंने पहले तो पैलेस्टीनियंस को कत्ल किया ही किया, बहुत ज्यादा किया, हजारों की तादाद में किया, और फिर साथ साथ क्या किया? ब्रिटिश पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल्स को भी टारगेट किया दैट हैड लॉन्ग मेंटेन्ड अ कॉलोनियल प्रेजेंस देयर। क्योंकि सारे ब्रिटिश वहां कॉलोनियल्स थे तो उनको मारना शुरू किया, और इसी नाम पर पैलेस्टीनियंस को भी मारा वहां पर कि ये कॉलोनियल्स हैं, जबकि वो पहले से वहां रहते आए, ये खुद यूरोप से आए थे वहां पर। और इसकी कुछ तफसीलात लिखी, मैं चाहता हूं आप उन्हें सुने और आपको अंदाजा लगे कि इनकी तारीख खुद खून से भरी हुई है। अप्रैल 12, 1938 के अंदर इरगुन, जो इनका ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप था, उसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन में बॉम्बिंग करके हाइफा में खत्म कर दिया। 26 अगस्त 1939 में 2 पुलिस ऑफिसर्स को इरगुन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लैंडमाइन लगा के जेरूसलम में ही खत्म कर दिया, उनको उड़ा दिया। 14 फरवरी 1944 में 2 ब्रिटिश कांस्टेबल्स को गोली मार दी इन्होंने। और ये सब किस नाम पर हो रहा है? कि आपने हमारे मुल्क पे कब्जा किया इसलिए हम आपको मार रहे हैं, कॉलोनियल्स हैं आप। जरा गौर से सुनते रहिएगा। और ये कहां किया? हाइफा में किया। 27 सितंबर 1944 के अंदर 100 से ज्यादा ब्रिटिश पुलिस अहलकारों को इन्होंने जख्मी कर दिया और उनके पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक ब्रिटिश ऑफिसर को इन्होंने जेरूसलम में कत्ल कर दिया। और जरा इनकी कारस्तानियां सुनिए। नवंबर 1, 1945 में एक अनदर पुलिस ऑफिसर वाज किल्ड एज 5 ट्रेन्स वर बॉम्ब्स। 5 ब्रिटिश ट्रेनों पर बम मार दिए इन्होंने। किस बात पर? कि हम कॉलोनियल्स को बाहर निकाल रहे हैं। दिसंबर 27, 1945 में 7 ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइफ इन अ बॉम्बिंग ऑन अ पुलिस
हेडक्वार्टर्स इन जेरूसलम। जेरूसलम में 7 जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको बॉम्ब करके खत्म कर दिया गया। बिटवीन नवंबर 9 एंड 13 1946, 1946 में 9 नवंबर से 13 नवंबर तक Jewish Jewish underground member launched a series of landmine and suitcase bomb attack in railway station, trains, and streetcars, killing 11 British soldiers and policemen and 8 Arab constables. ब्रिटिश और अरब कॉन्स्टेबल्स को इन्होंने क्या क्या किया? लैंडमाइंस बिछाई, रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब मारे, स्ट्रीट कार्स में बॉम्ब मारे, सूटकेस बॉम्ब मारे। और ये सब किस नाम पर किया जा रहा था? ये सब किया जा रहा था कॉलोनियल्स को भगाने के लिए, कॉलोनाइजर्स को भगाने के लिए। मैं बस 2 मिनट और लूंगा आपका इंशाल्लाह। 4 और पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही कत्ल कर दिया 12 जनवरी 1947 में। 9 महीने बाद 4 पुलिस ऑफिसर्स को इरगुन बैंक रॉबरी में, जो टेररिस्ट ग्रुप था इनका इरगुन, उसने कत्ल कर दिया और 4 पुलिस वालों को। 3 दिन के बाद 13 पुलिस ऑफिसर्स को और उन्होंने कत्ल कर दिया। मतलब ये कि पूरी एक सीरीज है, जिस तरह हमारे इंडिया में होता आया है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स पर अटैक किए, वो चाहे भगत सिंह हो या उनकी तरह और डिफरेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जैसे हों, जिन्होंने पूरी इंडियन नेशनल आर्मी, सॉरी इंडियन फ्रीडम आर्मी गालिबन वो बना ली थी। पूरा इनका भी यही प्लान था कि वहां से ब्रिटिशर्स पर अटैक करना, और एक एक करके बहुत से अटैक किए इन्होंने। और इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स पर ही अटैक किए, 16,000 टन पेट्रोलियम तक बर्बाद किया, शिप्स पर बॉम्ब मारे, अलग अलग तरीके 20 ट्रेनों पर बॉम्ब मार दिए, डीरेल कर दी बॉम्ब्स को, स्टेशंस को बॉम्ब से उड़ा दिया, ऑयल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, बहुत कुछ किया। आप ये सब मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, बल्कि शायद पड़ी हुई हमारे ग्रुप में, उसको देखिएगा, आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, ये सब किस नाम पर किया गया? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं, इन्होंने और क्या किया था। इन 1947, जिस साल हमारा मुल्क आजाद हुआ है, द इरगुन जो इनका ग्रुप था, टेरर ग्रुप, किडनैप्ड 2 ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस कॉप्स। 2 बड़े कॉर्पोरल्स को इन्होंने किडनैप किया, आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के इंटेलिजेंस ऑफिसर को, और ये धमकी दी। ये जो आज चीख रहे हैं ना कि हमारे, आप जो फौजियों को पकड़ के ले गए हैं, और पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं आपने बॉम्बिंग नहीं बंद की तो हम आपके लोगों को कत्ल कर देंगे, आपके फौजियों को कत्ल कर देंगे, खुद इन्होंने धमकी दी। कि क्या धमकी दी थी? कि टू हैंग देम इफ डेथ सेंटेंस ऑफ 3 ऑफ देयर ओन मेंबर्स वर कैरिड आउट। यानी इनके भी 3 लोग जाहिर है ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिए थे, तो इन्होंने धमकी दी थी कि अगर उन तीनों को, जो इस इरगुन टेरर ग्रुप के वो 3 मेंबर्स को अगर फांसी दी गई, तो बदले में वो खुद ब्रिटिश आर्मी या इंटेलिजेंस ऑफिसर को खुद ये कत्ल कर देंगे और उन्हें फांसी दे देंगे। When these 3 Irgun members were executed by hanging, जब उन्हें फांसी लगा दी गई, the 2 British sergeants were hanged, और इन ब्रिटिश सार्जेंट्स को भी इन ज्यूज ने, या जो इनका इरगुन टेरर ग्रुप था उसने फांसी लगा दी। Their body, sorry, their booby trapped bodies were left in यूक्लिप्टस ग्रूव, एक गार्डन था जिसके अंदर बहुत सारे यूक्लिप्टस के पेड़ थे, वहां पर उनकी बॉडीज को, जैसे आज ये चीख रहे हैं ना कि डेड बॉडी का वो एहतराम नहीं हुआ, हालांकि वो डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, वीडियो आपने देखा होगा, डेड बॉडी का एहतराम नहीं है वगैरह वगैरह। इन्होंने खुद ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को पेड़ से टांग दिया था। और ये सब लिखने वाले कोई और नहीं है, स्टैनली कोहेन है, जो खुद लॉयर हैं, जो इन चीजों के एक्सपर्ट हैं, और जो इन चीजों को देखते आए हैं, इनकी मक्कारियों को। आई होप ये 2 इश्यूज क्लियर हुए होंगे कि क्या इजरायली एडल्ट सिविलियन हैं, और दूसरा, क्या आर्म्ड स्ट्रगल कॉलोनाइजर्स के खिलाफ करना इलीगल है? तो ना तो इजरायली सिविलियंस, 16 साल से ऊपर वाले सिविलियंस हैं, वो सारे के सारे मिलिट्री से एफिलेटेड है, अनलेस कोई मेडिकल सिचुएशन हो या फिर कोई साइकोलॉजिकल सिचुएशन हो। दूसरा, जो आर्म्ड स्ट्रगल है कॉलोनाइजर के खिलाफ, जो यूरोप और रशिया से आए हुए कॉलोनाइजर्स हैं पैलेस्टीन के अंदर, जिन्होंने कब्जा कर लिया पूरी जमीन पर और बॉम्बिंग कर रहे हैं वहां के नेटिव्स पर, उनके खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसके रेजोल्यूशंस और एक्सेप्टेड नॉर्म्स के मुताबिक 100% एक्सेप्टेबल है। अल्लाह ताला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए, गैब से उनके लिए
मदद के सामान कर दे और अल्लाह ताला उन्हें फ़तह और नुसरत से हमकिनार करे और उनको आज़ादी, सरबुलंदी, खुद मुख्तारी और दुनिया में एक अपना मुल्क और अपनी आज़ाद सांस लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाइन सैयद अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।